आज हम लोग देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था। तो नागवंशी शासन व्यवस्था देखने से पहले सबसे पहले आप क्या करें कि आप उड़ान का बुक ले और उसके साथ देखें तो चीज़ें जल्दी समझ में आएगी। तो सबसे पहले क्या देखना है, नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ पृथ्वी 64 में हुआ तथा राजा फणिमुकुट राय इस शासन के प्रथम शासक थे। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ 64 ईस्वी में हुआ, प्रथम शताब्दी में। और इनके राजा कौन थे? फणिमुकुट राय थे, प्रथम शासक थे। ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है पीटी के लिए। यह शासन व्यवस्था मुंडा राज के बाद स्थापित किया गया। फणिमुकुट राय ने सुतियांबे को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो फणिमुकुट राय ने क्या किया, अपनी राजधानी जो बनाई वो सुतियांबे को बनाई। ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है पीटी के लिए। नागवंशी शासकों ने मुंडा शासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन करते हुए इसे अधिक विस्तारित करने का प्रयास किया। इसके शासनकाल में पूर्व की भू व्यवस्था, कर व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था का संचालन होता रहा। इसका मतलब है कि पहले जैसे शासन व्यवस्था चल रहा था मुंडा के टाइम में, मुंडा शासन व्यवस्था के टाइम में, उसी तरह का शासन व्यवस्था अभी भी चल रहा था। लंबे समय के अंतराल के पश्चात मुगलों के आक्रमण के कारण नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन परिलक्षित होता है। अब क्या हुआ कि मुगल का इंटरफेयर हुआ झारखंड में, और इसके बाद यहाँ कुछ चीज़ें बदली, कुछ चीज़ें परिवर्तन हुई। तो उन परिवर्तनों में क्या, क्योंकि इससे पहले टैक्स वगैरह का ऐसा व्यवस्था नहीं था कि किसी बाहर वाले को टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब वो व्यवस्था स्टार्ट हो जाएगा। मैंने मुगल के आने के बाद मुगलों को टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे है कि मुगल सेना द्वारा नागवंशी राजाओं से नजराना लिया जाने लगा, जो बाद में एक नियमित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई तथा इसे मालगुजारी के नाम से जाना जाने लगा। तो मुगलों ने क्या किया, नागवंशी राजाओं से नजराना मांगने लगे, मतलब कर व्यवस्था, कर स्टार्ट हो गया, कर मांगने लगे। और बाद में जब एक नियमित व्यवस्था कर देने का स्टार्ट हुआ तो इसे ही मालगुजारी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में आम रैयतों से कर वसूली नहीं की जाती थी। परिणामतः संपूर्ण राज्य के कर का भार नागवंशी शासन, मतलब इस शासन व्यवस्था में क्या होता था ना कि जो आम रैयत थे उनसे कर वसूली नहीं की जाती थी, इसलिए जो सारा बोझ है वो नागवंशी शासन पे पड़ गया। नियमित मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण 1615 में मुगल शासक जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जनशाल को बंदी बनाकर 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में रखा। बाद में बंदी से रिहा होने पर दुर्जनशाल ने 6000 रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। दुर्जनशाल को हीरे का बहुत परख था, ये कहानी ये आप लोग मतलब पढ़े होंगे पहले भी। तो यहाँ पे क्या है कि जहांगीर ने बंदी बना लिया था दुर्जनशाल, नागवंशी शासक दुर्जनशाल को ग्वालियर के किले में, और 12 वर्षों तक रखा था। बाद में इन्हें इसे बंदी से कैसे निकाला गया, मतलब कैसे निकले। दुर्जनशाल जो थे उन्हें हीरे का बहुत परख करने आता था। तो एक बार जहांगीर को ऐसा लगा कि हीरे का शुद्धता हमको जांच करना है, तो उन्होंने दुर्जनशाल, उनको पता चला कि दुर्जनशाल इसमें बहुत मतलब पारखी है, तो उन्होंने दुर्जनशाल को बुलाया और वो जांच किए। तो इसी वजह से उसको अपना जो राजगद्दी है वापस कर दिए, मतलब अपना जो नागवंशी शासन का जो शासन व्यवस्था से वापस कर दिए, और उसको उसके एवज में 6000 रुपया दुर्जनशाल को वार्षिक मालगुजारी के रूप में देना पड़ता था। तो ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको देख लीजिएगा, ये पीटी में आता ही है। इस भार को कम करने के लिए नागवंशी राजाओं ने आम जनता से कर वसूलना प्रारंभ किया तथा इसे वसूलने की जिम्मेदारी पहड़ा के प्रमुख मानकी को दे दिया। इन मानकियों को नागवंशी शासक में भूइहर कहा जाता था। पहड़ा के प्रमुख मानकी, ये हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़े थे कि पहड़ा का जो प्रमुख है, प्रधान है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानकी कहते हैं। तो वो मालगुजारी लेने लगे। ये मानकी जो है वंशानुगत पद है,
ठीक है, और पहरा राजा अलग है। इन मानकियों को नागवंशी शासन में भूइहर कहा जाने लगा। बाद में नागवंशी राजाओं द्वारा मालगुजारी वसूलने के लिए अलग से जागीरदार रखे जाने लगे और इनके द्वारा मुग़ल बादशाहों द्वारा मांगी जाने वाली मालगुजारी दी जाती थी। इस अनियमित मालगुजारी को नजराना या पेशकश कहा जाता था। यहाँ सिंपल है कि नागवंशी राजाओं से मुग़ल शासकों ने मालगुजारी लेना शुरू कर दिया। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद नागवंशी शासक पटना काउंसिल के प्रति रेस्पॉन्सिबल हो गए और फोर्ट विलियम को छोटा नागपुर से कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई। 1764 का टाइम तो ऐसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि बक्सर का युद्ध हुआ था और बक्सर के युद्ध के बाद जो दीवानी है बिहार, बंगाल और उड़ीसा का मिल गया था। तो ऐसे में छोटा नागपुर क्षेत्र से भी कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई थी। 1773 में व्हिटली को छोटा नागपुर का कलेक्टर बनाया गया ताकि कर को वसूली निर्बाध तरीके से की जा सके। मतलब 1773 में व्हिटली को छोटा नागपुर का कलेक्टर बनाया गया ताकि क्या किया जा सके, कर वसूला कर मतलब कर की वसूली निर्बाध तरीके से बिना किसी बाधा के कर सके। 1780 में छोटा नागपुर, खास, रामगढ़ तथा चतरा को मिलाकर रामगढ़ हिल ट्रैक बनाया गया। इसका संचालन शेरघाटी से किया जाता था तथा चैपमैन को कर वसूली की जिम्मेदारी दी गई थी। अंग्रेजी शासनकाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कर की नियमित वसूली के लिए 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई तथा नागवंशी राजाओं को जमींदार बना दिया गया। इस प्रकार पूर्व की जागीरदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था में बदल गई। अब क्या हुआ कि कॉर्नवालिस ने क्या किया था, 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती प्रणाली लागू की थी बंगाल वाले एरिया में। तो अब नागवंशी राजाओं को ही जमींदार बना दिया गया और जागीरदारी व्यवस्था अब क्या हुआ, जमींदारी व्यवस्था में बदल गई। इसमें जमींदार कर इकट्ठा करते थे मतलब लोगों से और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी है जिनको कर देना है उनको कर देते थे। तो जमींदार अब नागवंशी राजाओं को ही बना दिया गया। अच्छा, इस व्यवस्था को लागू होने के साथ ही नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और इसके साथ ही नवीन प्रकार की अंग्रेजी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। इसका मतलब है कि अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से जो अभी पहले की जो शासन व्यवस्था थी जैसे नागवंशी शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, ये हट गया और अब जमींदारी व्यवस्था जो कि अंग्रेज़ों के अधीन अंग्रेजी सरकार अब ये कर लेने लगी, ये व्यवस्था स्थापित हुआ। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे नागवंशी व्यवस्था में क्या क्या प्रमुख पद है और क्या प्रमुख जो भी अधिकारी है वो उनको देखेंगे। महतो, तो महतो गांव का प्रमुख व्यक्ति है। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। महतो मुंडा व्यवस्था में भी है जिसको संदेशवाहक कहा गया। यहाँ पे महतो को नागवंशी शासन व्यवस्था में गांव का प्रमुख व्यक्ति कहा गया है। भंडारी, यह राजा के गांव में खेती करने तथा अनाज के भंडारण के लिए उत्तराधिकारी है। अच्छा, इससे भंडारी से भंडार आप याद रखिएगा, अनाज के भंडार से इसको नागवंशी से रिलेट करके देखिएगा। इसके बाद है भूइहर। भूइहर को तो जो मालगुजारी वसूल करते थे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, मतलब आम जनता से मालगुजारी वसूलने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे भूइहर, और न्यायिक तथा राजनीतिक अधिकार भी इनको प्राप्त था। पाहन, पट्टी स्तर पर सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों के आयोजन के संचालन में पाहन। अच्छा, पाहन भी नागवंशी शासन व्यवस्था में है और मुंडा शासन व्यवस्था में भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए पाहन है, तो ये भी आप याद रखिएगा। महतो, भंडारी, भूइहर और पाहन ये गांव स्तर के अधिकारी है। राज्य स्तर के अधिकारी में महाराज है जो राजा शब्द से संबोधित है। दीवान वित्तीय प्रमुख है।
वित्तीय कार्यों को देखते हैं। और पांडे, पहड़ा राजा द्वारा लिए गए निर्णयों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पांडे की होती है। मतलब यहाँ पे पांडे ही है जो लोगों तक निर्णय पहुंचाता है, संदेशवाहक के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। तो ये जो भी है नागवंशी शासन व्यवस्था से ये कंप्लीट होगी। आप इसको एक बार और देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और उड़ान के साथ इसको देख देख के पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जेपीएससी की पीटी में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ ये नागवंशी शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था और अन्य शासन व्यवस्था, तो ये सबको अच्छे से देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आप सबों को धन्यवाद।